आप किसी भी प्रश्न पर विचार शुरू करें तो क्वेश्चंस के माध्यम से शुरू करना चाहिए, तब बात को समझना आसान हो जाता है। जैसे हम लोग बात करने वाले हैं किस पे, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो क्वेश्चंस के माध्यम से सोचिए, राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी कर सकते हैं, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है उसका नेचर क्या है, राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, ऐसी शक्ति विश्व में अनेक देशों के जो राष्ट्रपति हैं क्या उनमें से किसी को प्राप्त है? क्या इस शक्ति का जुडिशियल रिव्यू ये संभव है? और क्या इस शक्ति का उपयोग लोकतांत्रिक मान्यताओं के अनुरूप है? क्या यह कहा जा सकता है कि एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था वाले देश में एक इंस्टीट्यूशन लेजिस्लेचर जिसे विधायन की ताकत दी गई वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां जनता के चुने हुए प्रतिनिधि बैठे, तो उस देश में सरकार एग्जीक्यूटिव जो कि सिर्फ कुछ लोगों का संगठन है, उसे ऑर्डिनेंस जारी करने की ताकत देना, क्या यह लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप है? क्या देना चाहिए? और क्या सरकार अगर इस ताकत का उपयोग सद्भावपूर्वक करने के स्थान पर, अर्थात जब जरूरत हो तब इसका उपयोग करने के स्थान पर लेजिस्लेचर के रोल को रिप्लेस कर देने के लिए इस ताकत का उपयोग करे, तो क्या इस उपयोग को ठीक कहा जा सकता है? और अगर सरकार ऐसा करे तो क्या उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कोई प्रावधान है? क्या उसका दुरुपयोग रोका जा सकता है? ऐसे प्रश्नों के माध्यम से आप सोचना शुरू करेंगे तो इसी विषय पर नहीं, किसी भी विषय पर आपका उत्तर अपने आप ठीक होने लगता है। और आप इसी को हेडिंगों के मुताबिक उत्तर देना कहते हैं। आप अपनी भाषा में जो कहते हैं वो यही कहते हैं कि हेडिंग्स डालिए। तो हेडिंग्स किस चीज की डाली जाती है? उन सवालों की जो किसी भी व्यक्ति के मन में उठ सकते हैं एक पर्टिकुलर बात के संबंध में। तो आप जब ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर तो न कहें, जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, इसके बारे में देखते हैं तो सबसे पहली चीज जो लिखी है वो क्या लिखी कि राष्ट्रपति अध्यादेश उस समय जारी कर सकते हैं जब संसद के दोनों सदन विश्रांति काल में, अर्थात संसद इन सेशन नहीं है, संसद सत्र में नहीं है, तभी इस ताकत का उपयोग हो सकता है। उससे पहले इस ताकत का उपयोग नहीं हो सकता, क्योंकि अगर संसद सत्र में है तो विधायन का कार्य संसद के माध्यम से ही होना चाहिए। हां, यह ठीक है कि अगर संसद सत्र में नहीं है और कानून की आवश्यकता यह अनुभव हो रही है तो फिर ऑर्डिनेंस का सहारा लिया जा सकता है। हां, एक सवाल और छूट गया कि अगर अध्यादेश जारी किया जाए तो उसका प्रभाव क्या होगा। तो इस बात का उत्तर बिल्कुल शुरुआत में दे लेते हैं कि अगर प्रेसिडेंट ने अध्यादेश जारी कर दिया तो जिस विषय को वो अध्यादेश लागू होगा उस विषय पर वो कानून के समान प्रभावी होगा। कानून बनाकर जितने काम किए जा सकते हैं उतने सारे काम अध्यादेश जारी करके किए जा सकते हैं, सिवाय भारत के कंसोलिडेटेड फंड से किसी राशि को निकालना और भारत के कंसोलिडेटेड फंड में किसी राशि को जमा करना, इसे छोड़कर बाकी सारे काम जो एक्ट बनाकर किए जा सकते हैं वो सारे काम ऑर्डिनेंस जारी करके किए जा सकते हैं। अर्थात जैसे टैक्स इंपोज करना है या टैक्स की दर में परिवर्तन करना है, तो आप
कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था में सिर्फ कानून बनाकर ऐसा कर पाएंगे। हम लोगों ने पढ़ा था, अनुच्छेद 265 था, 266, 67, 68, वो सारे अनुच्छेद थे। वो कहता था किसी टैक्स का इंपोजिशन और टैक्स का कलेक्शन दोनों विधि बनाकर ही किए जा सकते हैं, यानी इंपोजिशन भी विधि बनाकर और कलेक्शन भी कानून बनाकर। टैक्स इंपोज भी आप कानून के माध्यम से करेंगे और टैक्स का कलेक्शन भी कानून के माध्यम से। ये नहीं मनमर्जी कि व्यक्ति के ऊपर अगर टैक्स बकाया है तो आप उसकी सारी संपत्ति टैक्स के मद में ये तो नहीं छीन लेंगे, क्योंकि अगर छीन लेंगे तो वो खाएगा क्या। तो टैक्स कलेक्शन भी कानून की प्रक्रिया से और टैक्स का इंपोजिशन भी कानून की प्रक्रिया से। तो टैक्स की दर में परिवर्तन, ये टैक्स का इंपोजिशन, ये भी कैसे होगा? कानून के माध्यम से। और चूंकि ये कानून के माध्यम से होगा, और हम क्या कह रहे हैं कि वो सारे काम जो कानून के माध्यम से किए जा सकते हैं, वो सारे काम आपका, दवा तो नहीं खाई हमने, तो वो सारे काम ऑर्डिनेंस जारी करके भी किए जा सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि टैक्स का इंपोजिशन और टैक्स का कलेक्शन यह भी ऑर्डिनेंस द्वारा अधिकृत किया जा सकता है। इसके अलावा अन्य सारी बातों को करने के लिए तो ऑर्डिनेंस जारी ही हो सकता है। इसका मतलब ऑर्डिनेंस का प्रभाव बिल्कुल कानून जैसा है। लेकिन अनुच्छेद 114 वो ये अपेक्षा करता है कि भारत के कंसोलिडेटेड फंड, इसमें कुछ जमा करना है या कुछ निकालना है। 114 या 117 है, जहां तक बेयर का सवाल है आप मिला लेंगे। तो भारत के कंसोलिडेटेड फंड से जमा करना या निकालना यह सिर्फ कानून के माध्यम से हो सकता है। तो चूंकि वहां स्पेसिफिकली कानून की अपेक्षा की गई, और कौन से कानून की? विधायिका द्वारा बनाए गए, क्योंकि कानून उसी को कहा जाएगा, इसे अध्यादेश कहा जाएगा। यह ऑर्डिनेंस है, यह प्रभाव कानून का रखेगा, लेकिन आप इसे कानून कहेंगे नहीं। ये जो प्रभावी होगा वो कानून के समान प्रभावी होगा, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस है। कानून बनने की प्रक्रिया अलग है और ऑर्डिनेंस जारी होने की प्रक्रिया अलग है। कानून कैसे बनता है? अनुच्छेद 107, 108, इस सब की प्रक्रिया चलती है, तब कानून का निर्माण होगा। उसमें 3 वाचन है, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन। और जब द्वितीय वाचन होगा तब उसमें संशोधन भी प्रस्तावित होंगे और उसके प्रत्येक उपबंध पर विचार किया जाएगा कि इसे इनेक्ट करें या ना करें, और वो कहां होगा? लेजिस्लेचर में। फर्स्ट वाचन में सिर्फ रखा जाएगा, और हो सकता सेलेक्ट कमेटी को भेज दें या अन्य ढंग से उस पर सेकंड वाचन शुरू कर दें। लेकिन कुछ भी होगा तो कानून का निर्माण कहां होगा? विधायिका में। और विधायिका में कौन बैठे? जनता के प्रतिनिधि। और वहां चर्चा होगी, प्रत्येक व्यक्ति कानून के संबंध में अपने विचार व्यक्त कर पाएगा। और जितने दिन विधायन की प्रक्रिया में लगेंगे उतने दिन समाज के विभिन्न क्षेत्रों में, वो अखबार हो, लॉ कॉलेजेस हो, जनता के बीच हो, कानून के प्रावधान चर्चा का विषय बने रहेंगे। जो पब्लिक ओपिनियन है ये गवर्नमेंट तक पहुंचेगी, बहुत माध्यमों से पहुंचेगी, ये विधायिका के सदस्यों तक पहुंचेगी, और विधायिका को पूरा हक होगा कि वो उसे इनेक्ट करें या इनेक्ट ना करें। चलिए मान लिया हमने गवर्नमेंट का प्रपोजल है, लेकिन गवर्नमेंट को भी तो ये मालूम है कि आगामी 5 वर्षों के बाद हमें फिर आना है। तो अगर पब्लिक ओपिनियन उस कानून के खिलाफ आ रही है तो विधायक जो एग्जीक्यूटिव है वो भले ही विधायिका में बहुमत में है, लेकिन फिर भी वो उस कानून के प्रावधानों में संशोधन, परिवर्तन आदि करने पर विचार कर सकती है, और वो विचार लोकमत से प्रभावित होकर उसे करना ही होगा। लेकिन अगर ऑर्डिनेंस जारी हो रहा है तो ऑर्डिनेंस तो गवर्नमेंट के चेंबर्स में,
गवर्नमेंट के चैम्बर यानी गवर्नमेंट के विभाग उनके भीतर तैयार होता है। और गवर्नमेंट के विभाग चलाते कौन है? अफसर। और अफसरों की मानसिकता ईश्वर बचाए, आप ही बनेंगे अफसर, लेकिन आपकी मानसिक आप जिस लिए बनना चाहते हैं वो सिर्फ इतना है कि आप दूसरों पर रौब जमाना चाहते हैं, इसलिए बनना चाहते हैं। अन्यथा अफसर बनने में कोई लड्डू नहीं रखे, कोई लड्डू नहीं है अफसर बनने में। आपके ऊपर दायित्व का बोझ बढ़ता है। एक किसी के ऊपर गोली चला देगा, अगर आप एसपी, आपसे पूछा जाएगा कैसे चल गई, अब आपके वहां आमनी प्रेजेंट हो जाएंगे ईश्वर की तरह, कैसे रोक सकते थे आप? नहीं रोक सकते थे। इसके बाद भी आप जवाबदेह होंगे, आपकी आलोचना होगी। अगर आप ईमानदार रहना चाहते हैं, सुकून भरी जिंदगी चाहते हैं, तो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा आप में है, ये तो मानव का स्वभाव है। हम लोगों ने पढ़ा है कि ईश्वर मानव में सौंदर्य अनुभूति है। सौंदर्य अनुभूति मीनिंग देयर बाय वो उन चीजों को प्राप्त करना चाहता है जो उसके मन को प्रसन्न करती हैं, क्योंकि सौंदर्य इसका मूल स्वभाव क्या है? मन को प्रसन्न कर देना। तो व्यक्ति में सौंदर्य अनुभूति है, इसके कारण दर्शन, शिक्षा, धर्म, नैतिकता, इस सब के प्रति उसका एक स्वाभाविक प्रेम पाया जाता है। तो ज्ञान के प्रति आप में एक लगाव हो, ये तो माना। लेकिन अफसर क्यों बनना चाहते हो? अफसर तो इसलिए बनना चाहते हो क्योंकि आप अफसर बनकर दूसरों को लूटना चाहते हो। आप अफसर बनकर दूसरों पर अफसरी झड़ना चाहते हो। यह है असल बात। अगर आपको उतनी ही तनख्वाह, आज एक टीचर की तनख्वाह, एक प्रोफेसर की तनख्वाह और एक आईएएस की तनख्वाह में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। हो सकता प्रोफेसर की ज्यादा ही हो, टीचर की कम हो, आईएएस की कम हो, लेकिन फिर भी आप आईएएस बनना चाहते क्यों? काहे? अगर आप ईमानदारी और शुचिता का जीवन जीना चाहते तो क्यों भाई, ऐसा है क्यों? आपके ऊपर तो जिम्मेदारियां आएंगी। आपकी जिंदगी का जो सुकून और चैन है वो तो डिस्टर्ब हो जाएगा। टीचर बनके तो आप लेक्चर लिए, बात खत्म। और आईएएस हो गए तो 24 घंटे कहीं कुछ हो जाएगा, आपको उठाया जाएगा। फिर बनना ही क्यों चाहते हैं? क्योंकि आप बेईमानी करना चाहते हो। आप दूसरों पर अफसरी और रौब झाड़ना चाहते हो, दूसरों को अपने से कमतर ये साबित करना चाहते हो, इसलिए अफसर बनना चाहते हो। और यही दर्शित होता है। जिस दिन आप अफसर बन जाते हो, यही सारी चीजें सामने आ जाती हैं। इनमें से एक भी चीज कम नहीं आती, यही चीजें सामने होती हैं। आईएएस होते ही आपकी सिर में ईश्वरीय गुण और मानवीय गुण अपने आप घुस नहीं जाएंगे। आप जैसे थे वैसे ही रहोगे। इसलिए किसी आईएएस से अपेक्षा करना कि वो बड़ा मानवीय ढंग से व्यवहार करेगा, ये आपके दिवा स्वप्न के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। दिवा स्वप्न यानी दिन में देखा जाने वाला सपना, ये स्वप्न के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ठीक है? तो जो ऑर्डिनेंस है, इसे कौन तैयार कर रहा? जो गवर्नमेंट के अधिकारी हैं वो। और कहां तैयार हो रहा? गवर्नमेंट के विभागों में। इसलिए इसके प्रति लोकमत की न तो कोई स्वीकृति है और ना इसमें लोकमत की अभिव्यक्ति है, दोनों ही बातें नहीं। ये यूं कहें, ज्यादा एप्रोप्रिएट बात यह है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली तो गवर्नमेंट को जारी करना है, और गवर्नमेंट भी लेजिस्लेचर के मेंबर वो तो ही हैं कम से कम। इसके पब्लिक लीडर भी नहीं है, ऐसा तो नहीं कह सकते। पब्लिक लीडर तो वो हैं, लेकिन फिर भी कानून और ऑर्डिनेंस में बेसिकली डिफरेंस है। बेसिक तौर पर ये दोनों बातें अलग अलग हैं। कानून बनने की जो प्रक्रिया है और ऑर्डिनेंस जारी होने की जो प्रक्रिया है, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। और इसके कारण से कानून को ऑर्डिनेंस के बराबर रखना ये किसी भी दृष्टिकोण से उचित
नहीं है। इसीलिए कई जो संविधान के एक्सपर्ट लोग हैं वो ये राय देते हैं कि अगर राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी भी करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दिया जाए कि ऑर्डिनेंस तो अभी हम लोग देखेंगे, आगे बात करेंगे कि ऑर्डिनेंस की लाइफ कितनी होगी, 6 महीने। 6 महीने ज्यादा वो प्रभावी रह ही नहीं सकता, और कुल गणना करेंगे तो ऑर्डिनेंस की जो लाइफ आएगी वो 7.5 महीने आएगी। ठीक है, 7.5 महीने। 7.5 महीने कैसे आएगी? क्योंकि संसद के जो 2 सदन हैं इनके सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं हो सकता। कहां लिखा था? मेरा ख्याल है अनुच्छेद 85 था, उसमें लिखा था कि संसद के 2 सदन इनकी जो बैठक है वर्ष में कम से कम 2 बार तो होगी ही। क्यों? क्योंकि इनके एक बैठक से दूसरी बैठक के बीच 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता। और ऑर्डिनेंस जारी होने की जो, या ऑर्डिनेंस के अस्तित्व में बने रहने की जो शर्त है वो कितनी है कि हाउस इन सेशन नहीं होने चाहिए। तो इसको मैंने मतलब ये हुए कि 6 महीने में तो हाउस इन सेशन हो ही जाएंगे, और जब हाउस इन सेशन हो जाएंगे तो अभी हम लोग अनुच्छेद 123 पढ़ेंगे, देखेंगे वहां ये लिखा है कि हाउस जब इन सेशन हो जाएंगे तो 6 सप्ताह यानी 1.5 महीना इसके भीतर संसद से उस ऑर्डिनेंस को स्वीकृति मिल जानी चाहिए, और अगर नहीं मिली तो वो अपने आप समाप्त मान लिया जाएगा। यद्यपि हाउसेस को यह ताकत रहेगी कि हाउस चाहें तो इससे पूर्व भी जैसे इन सेशन हुए वैसे ही वो ऑर्डिनेंस को डिसअप्रूव करने का प्रस्ताव पारित कर दें तो वो तत्काल डिसअप्रूव हो जाएगा, या इससे पूर्व भी एग्जीक्यूटिव स्वयं उसे वापस लेना चाहे तो वापस ले ले। लेकिन अगर ये सारी बातें नहीं होती हैं, एग्जीक्यूटिव वापस नहीं लेती है, हाउस डिसअप्रूव नहीं करते, तो हाउस अगर डिसअप्रूव नहीं करते तो उन्हें 6 सप्ताह के भीतर इस ऑर्डिनेंस को पास करना ही होगा एक्ट के तौर पर। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो 6 सप्ताह के बाद ये ऑर्डिनेंस स्वयं समाप्त हो जाएगा, खुद ब खुद ये खत्म हो जाएगा। अगर हाउस यानी 2 जो हाउस हैं संसद के, इनके शुरू होने में अंतराल है, लोकसभा पहले शुरू हो गई, राज्यसभा बाद में शुरू हुई, राज्यसभा पहले शुरू हो गई, लोकसभा बाद में शुरू हुई, तो जो बाद वाला सदन है उससे 6 सप्ताह की अवधि को गिना जाएगा। ठीक है ना? बाद वाले सेशन, बाद वाला जो हाउस चलेगा उससे 6 सप्ताह की अवधि ये गिनी जाएगी। तो इन टोटल देखें तो अधिकतम 7.5 महीने। अधिकतम कितना निकला? 7.5 महीने ऑर्डिनेंस की जीवन की अवधि है। इससे ज्यादा ऑर्डिनेंस चल ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी ऑर्डिनेंस कौन जारी कर रहा है? आपका गवर्नमेंट के अधिकारी। ये ठीक है कि अल्टीमेटली गवर्नमेंट को जारी करना है, ये सही है, और गवर्नमेंट में जो बैठे हुए लोग हैं वो भी पब्लिक लीडर्स हैं। लेकिन इसके बाद भी इस बात की संभावना है, क्योंकि देश ने आपातकाल देखा है, और देश में आपातकाल लगाने वाली श्रीमती इंदिरा गांधी वो कोई अफसर नहीं थी, वो प्रधानमंत्री थी, चुनकर आई थी। तो चुने हुए लोग भी मनमानी कर सकते हैं। इसलिए इस बात की संभावना है कि ऑर्डिनेंस ये लोकमत का प्रतिनिधित्व न करे, इसकी संभावना है। इसलिए ऑर्डिनेंस की जो जीवन की अवधि रखी गई है वो अधिकतम 7.5 महीने, इससे ऊपर ऑर्डिनेंस अस्तित्व में नहीं रह सकता। ठीक है? तो चूंकि ये गवर्नमेंट चेंबर्स में जारी होता है, इसे बनाने के पीछे क्या मंशा है, इसे बनाने के पीछे जो कारण गवर्नमेंट ने बताए हैं वे वाकई एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं करते हैं, इस सबको परीक्षित करने का
या इस सब का ध्यान रखने का जो हक है वो सिर्फ गवर्नमेंट के पास है और किसी के पास नहीं। जबकि अगर विधायिका में कानून बने उसी विषय पर, तो स्थिति ये रहेगी कि उस विषय पर लोकमत सामने आएगा जनता के प्रतिनिधियों के माध्यम से, और अभिव्यक्ति के विभिन्न मंचों पर जो उपबंधों पर चर्चा चलेगी उससे लोकमत सामने आएगा, और कंट्रोल्ड वे में विधायन की उम्मीद है। जो ऑर्डिनेंस के साथ नहीं है, तो जो ऑर्डिनेंस बनने की प्रक्रिया है और जो कानून बनने की प्रक्रिया है, ये दोनों एकदम डिफरेंट हैं। इसलिए ऑर्डिनेंस, इसका प्रभाव कानून के समान है, लेकिन ये कानून ही नहीं है, कानून इससे बेटर चीज है। और कानून एक बार बन जाए तो जब तक रिपील नहीं किया जाएगा तब तक वो अस्तित्व में बना रहेगा। इसलिए जब 114 ये कहता है कि लेजिस्लेचर के एक्ट यानी कानून के माध्यम से भारत के कंसोलिडेटेड फंड में कुछ जमा किया जाएगा और भारत के कंसोलिडेटेड फंड से कुछ निकाला जाएगा, तो फिर कानून के माध्यम से ये होगा, ये ऑर्डिनेंस के माध्यम से नहीं हो सकता, क्योंकि ऑर्डिनेंस का प्रभाव कानून के समान है, ये कानून जैसा नहीं है। और क्योंकि इसका प्रभाव कानून के समान है लेकिन ये कानून जैसा नहीं है, तो इसलिए क्या संविधान के जो एक्सपर्ट हैं वो सलाह दे रहे हैं कि संविधान में संशोधन कर दिया जाए और ये लिख दिया जाए कि अगर गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस जारी करती है तो वो ये बताए कि उसने ऑर्डिनेंस क्यों जारी किया। ठीक है, वो ये उसमें लिखकर आए कि उसने ऑर्डिनेंस क्यों जारी किया, और ये है भी है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हाउस के नियमों में परिवर्तन कर दिया जाए। अगर गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डिनेंस जारी किया और गवर्नमेंट उसको एक्ट के तौर पर जारी रखना चाहती है, 7.5 महीने तो ऐसे ही चल जाएगा, उसके बाद संसद की स्वीकृति ये चाहिए, तो हाउस के नियमों में परिवर्तन कर दिया जाए कि अगर हाउस ये डिसअप्रूव कर देता है कि आपको जो परिस्थितियां आपने बताई ऑर्डिनेंस जारी करने के लिए, वो परिस्थितियां हाउस की दृष्टिकोण से अगर पर्याप्त न हो, हाउस के दृष्टिकोण से हाउस ये माने कि ये परिस्थितियां पर्याप्त नहीं थी जिनमें आप ऑर्डिनेंस जारी करते, ये ठीक नहीं था, तो फिर वो ऑर्डिनेंस कानून बनाने के लिए विधायी प्रस्ताव के तौर पर विधायिका में प्रस्तावित ही नहीं किया जा सकेगा। ऐसा नियम बना दिया जाए ताकि गवर्नमेंट की जो ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति है इसके दुरुपयोग पर नियंत्रण आए। क्योंकि जब हम लोग अभी बात करेंगे तो देखेंगे कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकेंगे कब, जब संसद के दोनों सदन इन सेशन नहीं है और उनका यह विचार है कि इमरजेंसी मौजूद है, और इमरजेंसी की मौजूदगी की वजह से कानून की आवश्यकता है, और चूंकि कानून बनाने का हक लेजिस्लेचर का है और लेजिस्लेचर के हाउसेस इन सेशन नहीं है, इसलिए वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकेंगे, ये बात निकल कर आएगी। तो इसका मतलब ऑर्डिनेंस जारी करने के लिए जो पूर्ववर्ती शर्त है वो क्या है, इमरजेंसी का एग्जिस्ट करना। अब इमरजेंसी एग्जिस्ट कर रही थी या नहीं कर रही थी, यह सवाल पैदा होता है। तो इमरजेंसी थी या नहीं थी, इसे तय करने का हक अगर हम बेयर रीडिंग करें तो प्रेसिडेंट को ही दिखाई देता है कि प्रेसिडेंट अगर संतुष्ट हैं कि इमरजेंसी विद्यमान है, और आप जब अनुच्छेद 53 के साथ राष्ट्रपति की शक्तियों को पढ़ेंगे तो ये डेफिनेटली तय होकर आ चुका है कि राष्ट्रपति के लिए कहीं भी कुछ लिखा है कि राष्ट्रपति ऐसा करेंगे तो मंत्रिमंडल की सलाह से वो वैसा करेंगे, ऐसा माना जाएगा। राष्ट्रपति इस शक्ति का उपयोग भी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के नाते करेंगे। इसका मतलब सेटिस्फेक्शन किसका हो गया, गवर्नमेंट का।
गवर्नमेंट अगर सेटिस्फाइड है कि इमरजेंसी एग्जिस्ट कर रही है तो समस्त कार्यपालिका की कार्यवाही चूंकि राष्ट्रपति के नाम में की जाएगी तो राष्ट्रपति के नाम से अध्यादेश जारी हो जाएगा। तो जो अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन है वो किसका है? गवर्नमेंट का। तो जब गवर्नमेंट का सेटिस्फेक्शन है और गवर्नमेंट एक पॉलिटिकल पार्टी की होगी तो यह संभव है कि जो ऑर्डिनेंस जारी किया जाए वो ऐसी दशाओं में जारी कर दिया जाए जिन दशाओं को इमरजेंसी की सिचुएशन न माना जा सके। इनफैक्ट वो इमरजेंसी नहीं है लेकिन गवर्नमेंट कहती है इमरजेंसी है और उसने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। तो सवाल यह है कि अगर इमरजेंसी नहीं थी तो अनुच्छेद 53 के आधार पर, क्योंकि संविधान के प्रावधानों के अनुसार आप अपनी शक्तियों का उपयोग करेंगे ना, तो फिर ऑर्डिनेंस जारी नहीं होना चाहिए था अगर इमरजेंसी नहीं थी। लेकिन इस बात का फैसला कौन करे कि इमरजेंसी थी या नहीं थी? तो इस प्रश्न पर अभी विचार करेंगे, देखेंगे। लेकिन फिलहाल जो बेयर रीडिंग है उससे यह बात निकल रही है कि इमरजेंसी है या नहीं, इसे डिसाइड करने का हक राष्ट्रपति को मिला है और इसी पर उच्चतम न्यायालय ने मोहर भी लगाई है अब तक। हालांकि उच्चतम न्यायालय की मोहर बहुत अच्छी नहीं दिखती, लेकिन फिलहाल यही स्थिति है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न मुकदमों का जिक्र अभी करेंगे, उनसे बात करेंगे उन पर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न मुकदमों में कहा यही कि राष्ट्रपति यही अकेले व्यक्ति हैं जो ये तय करेंगे इमरजेंसी है या नहीं, और राष्ट्रपति तय करेंगे, मीनिंग देयर बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तय करेंगी कि इमरजेंसी है या नहीं। न्यायालय ने यह माना है अब तक कि यह प्रेसिडेंट का सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन है, इसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हम यह तय नहीं करेंगे कि इमरजेंसी है या इमरजेंसी नहीं है, यह तय करना राष्ट्रपति का काम है। और यह किस आधार पर? यह परंपरा शुरू हुई कब? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, जो भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री आप पढ़ते हैं, भारत का संवैधानिक इतिहास, तो हमने आपसे चर्चा की थी जब हमने संविधान पढ़ाना, बात करना संविधान पर शुरू किया था कि संविधान किस कानून को कहते हैं। तो आपसे कहा था कि राज्य के जो 3 मूल अंग हैं, उन मूल अंगों की संरचना, उनकी शक्तियां, उनके कार्य, जनता से उनका संबंध, उनका जनता के प्रति कर्तव्य, इन सारी चीजों को जो डिफाइन करता है उसी एक्ट को उसी एक्ट को संविधान कहते हैं, भले ही उस कानून को या उस एक्ट को संविधान का नाम न दिया गया हो। नाम महत्व की बात नहीं होती है, गुण महत्व की बात होते हैं। हमने आपसे कई बार कहा कि अगर गाय को हम गधा कहें तो गाय में गधे की विशेषताएं उत्पन्न नहीं होंगी, और गधे को गाय कहें तो गधे में भी गाय की विशेषताएं ये उत्पन्न नहीं हो सकती। नाम तो सिर्फ आशा का प्रतीक है। नाम रखने वाला जिसका नाम रख रहा है उससे ये आशा कर रहा है कि वो वैसा सिद्ध होगा जैसा उसका नाम रखा गया है। ये सिर्फ आशा का प्रतीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो महापुरुष हैं उनके जब नाम रखे गए तो वर्णन ऐसे आते हैं कि उनके नाम पूर्व निश्चित थे, क्योंकि उनके गुण पूर्व निश्चित थे। बताते हैं कि मूसा पर जब तौरात आयत हुई तो उसमें भविष्य में आने वाले जो नबी और रसूल थे उनके नाम कहीं ना कहीं दे दिए गए, ठीक है ना। तो जो महापुरुष हैं, क्योंकि उनके गुण पूर्व निश्चित हैं,
इसलिए उनके नाम पूर्व निश्चित हैं। राम का जब नामकरण हो रहा है तो वशिष्ठ ये बता रहे हैं कि ये जो बच्चा है ये दुनिया को सुख, संतोष, आनंद ये देगा। इसका नाम उच्चारित लोग करेंगे तो आनंद की अनुभूति करेंगे, इसलिए इसका नाम राम होगा। ठीक है ना। उनके गुण पूर्व निश्चित हैं, उनके गुणों के हिसाब से नाम है। लेकिन जो लौकिक संसार है इसमें गुणों के हिसाब से नाम नहीं होते। हम जो नाम रखते हैं वो सिर्फ आशा का प्रतीक है, अपेक्षा का प्रतीक है कि व्यक्ति ऐसा सिद्ध हो समाज के लिए, और आपको पूरी स्वतंत्रता है कि आप अपने नाम के अनुरूप या विपरीत सिद्ध हो सकते हैं। इसीलिए आप देखें जो छिछोर टाइप के लोग होते हैं वो अपने बच्चों के नाम क्या रख रहे हैं, जानू, साजन, इस प्रकार के नाम आप देखेंगे। और फिर उनके मां बाप की चारित्रिक विशेषताओं का अध्ययन आप करें तो आपको दिखाई देगा कि मेरी बात एकदम सही है। आपके अंदर जो इच्छा विद्यमान है वो आपसे नाम रखाती है। ठीक है ना। लेकिन गुणों के आधार पर नाम पूर्व से निश्चित होते हैं। तो अगर किसी कानून में यह विशेषता मौजूद है कि वो राज्य के तीनों अंगों की शक्तियों को परिभाषित कर सकता है, राज्य की तीनों अंगों की कार्यों को परिभाषित कर सकता है, उनके संगठन को परिभाषित कर सकता है, तो नाम आप उसे कोई दे दीजिए, वो कहा कानून के दृष्टिकोण से वो संविधान ही है। आपने नाम उसे क्या दिया इससे मतलब नहीं है। तो भारत के संवैधानिक इतिहास का जब आप अध्ययन करते हैं तो जो ब्रिटिश भारत है इसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इसकी शक्तियों आदि को परिभाषित करने के लिए जो पहला एक्ट आया वो कौन सा था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में आप सबसे पहले पढ़ते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। फिर कौन सा आता है, 1787 का सेटलमेंट एक्ट, बंदोबस्त अधिनियम। सेटलमेंट की हिंदी बंदोबस्त है, तो 1787 का बंदोबस्त अधिनियम। और 1787 के बंदोबस्त अधिनियम से भारत की व्यवस्था कब तक चली, 1858 के पूर्व तक। 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यह लड़ा गया, और तब ब्रिटिशर्स को यह ध्यान में आया कि भारत में असंतोष है। तब उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन सीधे इंग्लैंड के राजा के हाथों में गया, और 1858 का भारत सरकार अधिनियम, 1858 में भारत सरकार अधिनियम, उसके माध्यम से भारत का शासन तंत्र संचालित हुआ। इन्हें एक्ट कहा गया, लेकिन ये सब संविधान है, क्योंकि ये संविधान के गुणों से युक्त है। आप नाम किसी चीज को क्या देंगे इससे कोई लेना देना होता नहीं। 1858 के भारत सरकार अधिनियम के बाद 1909 के मिंटो मार्ले सुधार ये आते हैं, और 1909 के मिंटो मार्ले सुधार के बाद 1909 के मिंटो मार्ले सुधार क्यों आए थे, क्योंकि भारत में बंगाल विभाजन किया था 1907 में लॉर्ड कर्जन ने। 1907 की घटना है, 1905 की घटना है, जीएस मेरी बहुत अच्छी नहीं है। तो उसके कारण से भारत में जो असंतोष पैदा हुआ उससे निपटने के लिए भारत का जो संविधान तत्कालीन समय में समझा जाता था 1858 का भारत सरकार अधिनियम में, उसमें समुचित सुधार किए गए। उन्हीं को मिंटो मार्ले सुधार इस नाम से जानते हैं। उसके बाद 1919 का भारत सरकार अधिनियम, और 1919 के बाद आता है 1935 का भारत सरकार अधिनियम, और उसके बाद भारत का संविधान। बीच में स्वतंत्रता अधिनियम आप मान सकते हैं, लेकिन स्वतंत्रता अधिनियम को इसलिए नहीं मानते, उससे हमें स्वतंत्रता मिली। उसके बाद भारत का संविधान ही है सीधे सीधे। तो ये भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है। 1935 का भारत सरकार अधिनियम, उसकी धारा 72 बिल्कुल ठीक ऐसी ही शक्ति भारत के गवर्नर जनरल को देती थी जो आज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को प्राप्त है। अनुच्छेद 72 नहीं बल्कि धारा 72, सेक्शन 72 कहेंगे, क्योंकि वो एक्ट था, ये कॉन्स्टिट्यूशन है। उस एक्ट का
जो सेक्शन 72 था, वो भारत के गवर्नर जनरल को ये शक्ति देता था कि इन सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी दे कैन इशू द ऑर्डिनेंस, वे अध्यादेश जारी कर सकते हैं और उसका प्रभाव कानून के समान ही होगा। भगत सिंह वर्सेस एम्परर, इस मामले में गवर्नर जनरल के द्वारा जारी किए गए ऑर्डिनेंस को चुनौती दी गई, क्योंकि गवर्नर जनरल की शक्ति बिल्कुल वैसी थी जैसी अनुच्छेद 123 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की है। गवर्नर जनरल जो ऑर्डिनेंस जारी कर सकते थे, कब? इमरजेंसी की सिचुएशन में, जब इमरजेंसी की सिचुएशन में जारी कर सकता था। तो प्रश्न यह उठता है कि अगर कोई ऑर्डिनेंस गवर्नर जनरल ने जारी किया तो उसकी ताकत ही उन्हें तब मिली जब इमरजेंसी की सिचुएशन हो। अगर इमरजेंसी की सिचुएशन नहीं है तो यह ताकत गवर्नर जनरल को मिलती ही नहीं, और यह गवर्नर जनरल की व्यक्तिगत ताकत नहीं है। व्यक्तिगत ताकत मीनिंग देयर बाय जो व्यक्ति के रूप में आप लेकर पैदा हो, वो आपकी व्यक्तिगत क्षमता और ताकत है जो प्रदत्त है। ठीक है, जो प्रदत्त है वो व्यक्तिगत है, जो अर्जित है वो व्यक्तिगत नहीं होता, अर्जन शर्तों पर होता है, और जो कुछ प्रदत्त होता है वो देने वाले की मर्जी पर होता है। तो जो कुछ आप लेकर पैदा हुए वो ईश्वर द्वारा आपको प्रदत्त है, वो आपको अर्जित नहीं है। और जो कुछ आपने इस संसार में अर्जित किया, वो यश हो, कीर्ति हो, प्रतिष्ठा हो, जो भी हो, वो सब कुछ अर्जित है, और वो किसी आधार पर अर्जित हुआ है। आपने कुछ किया इसलिए पैसा मिला, आपने कुछ अच्छा या बुरा किया इसलिए नेकनामी या बदनामी जो भी है वो आपको मिली। अर्जन आधार पर है, और जो देना है, जो प्रदान है, वो निराधार है, वो देने वाले की मर्जी पर है। ठीक है, तो प्रदत्त और अर्जित दो शब्द हैं। जो गवर्नर जनरल की ये ताकत है ये अर्जित है, और अगर प्रदत्त भी माने तो ये प्रदत्त करने वाले की इच्छा पर निर्भर है कि उन्होंने किन स्थितियों में प्रयोग के लिए शक्ति आपको प्रदत्त की है। तो आपसे अपेक्षित यह है कि आप उन्हीं स्थितियों में उस शक्ति का उपयोग करें, और अगर आप उन शक्तियों से अन्यथा उस शक्ति का उपयोग कर रहे हैं तो आप शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, और शक्ति के दुरुपयोग पर नियंत्रण रखने के लिए ही न्यायपालिका यह निर्मित होती है। तो गवर्नर जनरल इन्होंने अनुच्छेद 72 की शक्ति के आधार पर इमरजेंसी है ऐसा घोषित करके ऑर्डिनेंस जारी किया, जिसे भगत सिंह वर्सेस एम्परर, यही भगत सिंह जो क्रांतिकारी हैं, उन्होंने चुनौती दी। तो लॉर्ड ड्यूनेडिन उन्होंने इसको डिसाइड किया, और उन्होंने एक बात कही जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक बनी हुई है जितनी उस समय प्रासंगिक थी। लॉर्ड ड्यूनेडिन ने कहा कि आपका दो प्रकार के विश्लेषण की पद्धतियां हैं, एक सब्जेक्टिव एनालिसिस है और एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है। एक व्यक्तिपरक विश्लेषण की पद्धति है, दूसरी विश्लेषण की पद्धति वस्तुपरक है। और जब वस्तुपरक विश्लेषण हम करते हैं तो विश्लेषणकर्ता अर्थात सब्जेक्ट, उसकी भावनाओं को हम दरकिनार कर देते हैं, और वस्तु यानी सिचुएशन या फिर विचार या फिर ऑब्जेक्ट, इसके आधार पर हम अपने विश्लेषण को आधारित करते हैं। और चूंकि वो विश्लेषण वस्तुपरक होता है, वस्तु के गुणों के आधार पर होता है, इसलिए कोई भी व्यक्ति विश्लेषण करे, चूंकि वो वस्तु के गुणों के आधार पर है, तो उसी निष्कर्ष पर वो आएगा जिस निष्कर्ष पर
पूर्व का विश्लेषण करता आया है। ठीक है ना? अगर गुलाब के फूल का गुणों के आधार पर विश्लेषण किया जाएगा तो विश्लेषण आपका हो, मेरा हो, इनका हो, समान ही होगा, उसमें भिन्नता नहीं हो सकती। लेकिन अगर वस्तुपरक विश्लेषण किया जाए तो गुलाब के संबंध में मेरा विश्लेषण अलग, आपका अलग, आपका अलग, आपका अलग हो सकता है। हम कह सकते हैं क्या बेकार की चीज है, तोड़ो तो कांटे चुभते हैं। आप कह सकते हैं कि हर खूबसूरत चीज की रक्षा के लिए कांटे होते ही हैं, ये तो सुंदरता की, सुरक्षा की व्यवस्था है प्रकृति की। तो आपको चीजें डिफरेंट दिख सकती हैं और हमें चीजें डिफरेंट दिख सकती हैं। तो जो सब्जेक्टिव एनालिसिस की पद्धति है वो अलग है, जो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस की पद्धति है वो अलग है। अब विश्लेषण की दो ही पद्धतियां हैं, दो से अधिक ज्ञात पद्धतियां विश्लेषण की अब तक है नहीं। तो लॉर्ड ड्यूनेडिन का कहना है कि विश्लेषण की दो ही ज्ञात पद्धतियां हैं, या तो हम सब्जेक्टिव विश्लेषण करें और या ऑब्जेक्टिव। अब विश्लेषण की इन दो पद्धतियों में से कौन सी पद्धति अपनाई जाए, सवाल यह है। ठीक है ना? और जो प्रश्न यह उठ रहा है कि दोनों पद्धतियों में से कौन सी पद्धति हम अपनाएं, इस बिंदु पर ही ईश्वर ने आपको विवेक दिया है। ठीक है ना? इसीलिए कहते हैं कि आप अपना भाग्य बदल भी सकते हैं और आपका भाग्य पूर्व से निश्चित भी है। ठीक है, एक बार आप काम कर देंगे उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, उसके बाद तो तय है कि जो होना है वही होगा। लेकिन काम करने की आपको पूर्ण स्वतंत्रता है, उस पर ईश्वर जानते हुए भी कोई रोक नहीं लगाएगा। यद्यपि उसे मालूम है कि तुम यही करने वाले हो, इसके अलावा कुछ नहीं करने वाले। जैसे हमें पता होता है कि आप उत्तर नहीं ही देंगे, हम कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं, और आपको उत्तर देने या न देने की पूर्ण स्वतंत्रता है, जबकि हमें मालूम है नहीं देंगे। यही स्थिति है ईश्वर की, उसे सब मालूम है आप क्या करेंगे, लेकिन फिर भी वो आपको रोकता नहीं है, आपके पास पूर्ण स्वतंत्रता है। एक बार बताते हैं, हजरत मोहम्मद के पास अली आए और अली ने कहा कि जब सब कुछ पूर्व निश्चित है तो अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो ये तो ईश्वर की जिम्मेदारी है, हम इसके दोषी क्यों? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारी बात का उत्तर बाद में देंगे, तुम पहले एक पैर उठाओ। तो उन्होंने एक पैर उठा लिया, बोले अब दूसरा भी उठा लो। तो उन्होंने कहा ये कैसी बात है भाई, दूसरा कैसे उठा सकते हैं, गिरेंगे नहीं। बोले बस यही, आपने जिस समय एक पैर उठाने के लिए कहा गया, आपको पूर्ण स्वतंत्रता थी, दायां उठा लो, बायां उठा लो, चाहे जो उठा लो, लेकिन एक बार उठा लिया, अब परिणाम पूर्व निश्चित हो गया। अब अगर दूसरा उठा तो आप पटक खाएंगे ही, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो एक बार आपने काम कर दिया, अब परिणाम मिलेगा आपको, अब तो परिणाम मिलेगा, आपके काम की प्रकृति जैसी होगी उस हिसाब से मिलेगा। लेकिन काम करने से पूर्व आपको पूरी स्वतंत्रता है, करो न करो। यद्यपि ईश्वर को मालूम है कि आप यही करोगे जो आपको करना है, लेकिन फिर भी वो आपके करने में कोई हस्तक्षेप नहीं करता। आप चाहो तो करो और चाहो तो मत करो। इसीलिए कहते हैं मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। वो चाहे तो अपने भाग्य को बदल ले, लेकिन बदलेगा नहीं। और ज्योतिष का उपयोग भी यही है कि ज्योतिष आपको यह बताती है कि आपकी मूल वृत्ति क्या है। आप कवि हो सकते हैं, आप साहित्यकार हो सकते हैं, आप लेखक हो सकते हैं, आप चोर हो सकते हैं, आप डकैत हो सकते हैं, आप क्या हो सकते हैं, ये ज्योतिष आपको बताती है। इसलिए उस दिशा में काम करने में आपको मदद मिलती है, क्योंकि अगर व्यर्थ में आप अपनी शक्ति का दुरुपयोग करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। जबकि अगर आपको पता हो इस दिशा में हम चले तो सफलता अच्छे तरीके से जल्दी मिलेगी, तो आप उस दिशा में कर्म करोगे तो सफलता मिलेगी। बिना कर्म के उधर भी नहीं मिलेगी, कर्म तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, लेकिन सफलता जल्दी मिलेगी। यही ज्योतिष का उपयोग है कि ज्योतिष ईश्वरीय योजना के बारे में आपको संदेश देती है कि आपके बारे में ईश्वरीय योजना ये है। तो आपको निर्णय करने में
कि हम कौन सा काम करें, हम दायां पैर उठाएं या बायां पैर उठाएं, इसमें मदद मिलती है, यही उसका उपयोग है। खैर, तो विश्लेषण की दो पद्धतियां हैं, हमारे पास पूरी स्वतंत्रता है कि हम ये पद्धति अपनाएं या ये पद्धति, लेकिन यहीं पर मानवीय विवेक की भूमिका शुरू होती है और ईश्वर ने इसी स्थिति के लिए आपको विवेक दिया है। आप निर्णय करें कि जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में हमें कौन सी पद्धति अपनानी चाहिए, और जो पद्धति अपनानी चाहिए आप उसी को अपनाएं, यही आपसे अपेक्षित है। तो लॉर्ड ड्यूरेडेन ने कहा कि इमरजेंसी, इसमें गवर्नर जनरल को ऑर्डिनेंस जारी करने की ताकत दी गई है। अब जब इमरजेंसी में दी गई तो इमरजेंसी है या नहीं है, ये देखना पड़ेगा। इमरजेंसी थी या नहीं थी, इसके विश्लेषण की दो पद्धतियां, लेकिन इमरजेंसी एक ऐसी स्थिति का नाम है, इमरजेंसी एक ऐसी स्थिति का नाम है जो जिस समय होती है उस समय इमरजेंसी लगती है, और बाद में जब वो नहीं होती फिर उसके बारे में सोचो तो लगता है कि वो इमरजेंसी शायद नहीं थी। ऐसा आपके जीवन में भी बहुत बार होता है कि आपसे फिर कहा जाता है कि जब मेरी स्थिति में फंसोगे तब पता लगेगा, तब आपके शब्द ये होते हैं, ठीक है ना, कि जब मेरी सिचुएशन में होगे तब ध्यान में आएगा कि हमने जो किया वो कितना गलत था या कितना सही। उस समय पर यही किया जाना उचित था, क्योंकि हो सकता है उससे बेटर रास्ते उपलब्ध रहे हों। ये संभव है कि जो हमने किया वो ठीक न हो। हम लोग अपकृत्य में पढ़ते हैं, चौरसिया बस कंपनी, उसमें पढ़ा था हम लोगों ने, हरिद्वार के पास का उदाहरण था कि बाढ़ का पानी बढ़ रहा था, बाढ़ का पानी बढ़ रहा था, बस यात्री बस में बैठे थे। उनमें से कुछ यात्रियों ने निर्णय लिया कि हम उतरकर पार कर जाएंगे, और कुछ यात्री बस के अंदर बैठे रहे जिन्होंने पार जाने का निर्णय लिया, या जो बस में बैठे रहे, इनमें से कोई एक, अब याद नहीं रह गए हमें पूरी तरह तथ्य। अगर पार जाने वालों ने निर्णय जो किया था कि हम पार चले जाएंगे, तो शायद वो पार चले गए, ये बस में बैठे रहे इस सोच में कि शायद पानी उतना नहीं बढ़ेगा और हम बच जाएंगे, क्योंकि धार तेज थी, बहने का खतरा था, ठीक है। वो पार चले गए, ये बस में बैठे रहे, पानी और बढ़ा और अंततः सब डूब गए। जब अपकृत्य में मुकदमा फाइल हुआ, क्लेम मांगा गया, ये में जो वो तो मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल देगी क्लेम, तब ये तर्क उठाया गया कि ये लोग अपनी गलती से डूबे हैं। अगर ये भी पार जाने का फैसला करते तो पार हो सकते थे, जैसे अन्य लोग पार हुए, लेकिन ये खुद बैठे रहे, इसलिए गलती इनकी है। और जब गलती इनकी, तो हम अब प्रतिकर क्यों दें? हमने कहा ना, कानून की फील्ड संवेदनाओं की फील्ड नहीं हो, तर्क की फील्ड है। तर्क में संवेदनाओं का स्थान नहीं होता, इसलिए कानून की फील्ड बहुत अच्छी फील्ड भी नहीं है, कोई बहुत बढ़िया फील्ड नहीं है। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे नहीं होते। अच्छा व्यक्ति संवेदनशील होना चाहिए। व्यक्ति अच्छा कौन? जो संवेदनशील है, जो तार्किक है, वो अच्छा व्यक्ति नहीं है। ईश्वर अच्छा क्यों है? क्योंकि वो न्याय से ज्यादा करुणा का सागर है, ठीक है, इसलिए उसमें ईश्वरत्व है। वो खाली अदल करेगा, खाली न्याय करेगा, तब बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो आपका, उन्होंने कहा कि वहां तर्क का स्थान चलेगा, वहां उन्होंने कहा कि अगर ये सब बैठे रहते, वो पार कर जाते, तो ये भी हो जाते। कोर्ट ने कहा गलत। एक इमरजेंसी की सिचुएशन थी, उस इमरजेंसी की सिचुएशन में ना तो ये ओरोपेसा में भी यही है, ओरोपेसा पढ़ा था हम लोगों ने, ओरोपेसा में भी यही था, ठीक है। स्टीम, ठीक है, वो नाव और ओरोपेसा, इसकी टक्कर हुई थी, तो ओरोपेसा भी यही है, चौरसिया बस कंपनी भी यही है। कोर्ट ने कहा दोनों बातें हो सकती थी। एक इमरजेंसी की सिचुएशन थी, और इमरजेंसी की सिचुएशन में पड़े हुए व्यक्ति से जिस ढंग से निर्णय लेने की अपेक्षा की जाएगी, उस ढंग से एक बुद्धिमान मनुष्य से जो सामान्य परिस्थिति में बैठा है, उससे निर्णय लेने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। इमरजेंसी में यह हो सकता है कि हम एक विकल्प अपनाएं और वो खतरनाक हो, गलत हो,
और शायद हमें सोचने का मौका मिलता तो हम वो विकल्प नहीं अपनाते। लेकिन इमरजेंसी एक ऐसी सिचुएशन का नाम है, इमरजेंसी इज द, ठीक है, स्टेट ऑफ अफेयर, ये एक वस्तु स्थिति है जिसमें पड़ने वाला व्यक्ति जो निर्णय लेता है वो उसके अपने मुताबिक सर्वश्रेष्ठ होता है। हो सकता है वो सर्वश्रेष्ठ न भी हो, ना हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर हम इमरजेंसी में निर्णय लेने वाले पर प्रतिबंध अधिरोपित करना शुरू करेंगे तो ये ठीक नहीं है। फिर वो इमरजेंसी की सिचुएशन में निर्णय नहीं ले सकता। जैसे जब हमारे जो मिलिट्री में मित्र हैं वो बताते हैं कि जब फ्रंट पर जाने का कमांड मिलता है तो ये मिलता है कि ठीक ये करोगे, ये करोगे, ये करोगे, और फिर सिचुएशन के मुताबिक जो ठीक लगे वो करोगे, ठीक है ना। पहले तो ये करोगे। युद्ध का जो क्षेत्र है वहां नियम कानून नहीं चलते, वहां कोई भी स्थिति निर्मित होगी और फिर आपको जो ठीक लगे वो करोगे। तो इमरजेंसी एक अलग ढंग की सिचुएशन का नाम है। तो उन्होंने कहा, लॉर्ड ड्यूनेडिन ने, कि इमरजेंसी की सिचुएशन का वस्तुपरक विश्लेषण ये उचित बात नहीं है। ठीक है, इमरजेंसी है या नहीं, या इमरजेंसी में व्यक्ति को क्या करना चाहिए था, इन दोनों ही बातों का जो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस की पद्धति है उससे विश्लेषण करना न तो ठीक है और न किया जाना चाहिए। दोनों बातें नहीं। इसके संबंध में सब्जेक्टिव एनालिसिस जिससे इमरजेंसी में काम करने की अपेक्षा की गई है वही, जैसे चाइना गेट पिक्चर है, हमें पिक्चरें देखने का शौक है, उसमें वो सारे जितने हैं वो सब सेना के निकाले हुए कोर्ट मार्शल के द्वारा दंडित सैन्य अधिकारी हैं। उनमें से एक बताता है कि हम सारी सिचुएशन हमारे हाथ में थी, हमें बताया गया था कि ये टेररिस्ट हैं इस घर के अंदर, लेकिन जब हमने देखा तो हमें एक बुढ़िया झाड़ू लगाते दिखी, 4 बच्चे खेलते दिखाई दिए, तो हम सैनिक हैं, हत्यारे नहीं। हमें यह लगा कि शायद हमें गलत इंफॉर्मेशन मिल गई है, हम कैसे हमला कर दें, ठीक है, और सही साबित हुआ उसमें टेररिस्ट थे, उन्होंने हमला किया, नुकसान हुआ और उसके कारण से हमने कोर्ट मार्शल भुगता। ठीक है, तो इमरजेंसी में आप व्यक्ति से अपेक्षा नहीं कर सकते। अब हो सकता वो, ठीक है, मिलिट्री के कानून के मुताबिक आक्रमण करने का निर्णय ले लेते और वहां वाकई घर होता, टेररिस्ट न होते, ठीक है, तो गलत है। अब सवाल यह कि इमरजेंसी की सिचुएशन में पड़ा हुआ आदमी ये निर्णय कैसे ले कि वो क्या करे और क्या ना करे। ठीक है, तो लॉर्ड ड्यूनेडिन ने कहा कि इमरजेंसी की सिचुएशन में सब्जेक्टिव एनालिसिस ही होगा, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस की पद्धति अपनाई नहीं जा सकती, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एनालिसिस हमेशा वस्तु के, परिस्थिति के गुणों के आधार पर होता है और इमरजेंसी की सिचुएशन इमरजेंसी के समय ही इमरजेंसी की लगती है, उसके बाद तो, ठीक है, इमरजेंसी लगती ही नहीं। कहते हैं ना कि बाद में तो सब बड़े काबिल हो जाते हैं। ठीक है, जिस समय स्थिति को फेस करना है उस समय आपका विवेक कितना काम करता है यह बुद्धिमानी का द्योतक होता है। तो लॉर्ड ड्यूनेडिन ने कहा कि इमरजेंसी ये गवर्नर जनरल ही एकमात्र व्यक्ति हैं जिनको डिसाइड करना चाहिए। एक बात, इसका मतलब यह हो गया कि आज की डेट पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यही डिसाइड करेंगे कि इमरजेंसी है या नहीं है, और यही व्यू लगातार कांस्टेंट है, चर्चा करते जाएंगे हम। लेकिन एक बात उठी कि ठीक, जुडिशियल कंट्रोल नहीं हो सकता, ठीक है, जुडिशियल कंट्रोल नहीं हो सकता, जुडिशियरी नहीं बता सकती कि इमरजेंसी थी या नहीं, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस नहीं होना चाहिए, सही है, लेकिन आखिर कुछ तो ढूंढे हम जो इस शक्ति के दुरुपयोग पर प्रतिबंध लगा दे। तो संविधान के जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने सलाह दी कि एक हाउस के नियमों में परिवर्तन कर दिया जाए। लोकसभा और राज्यसभा के संचालन के जो नियम हैं, जो अनुच्छेद 118 में बनाने का, नहीं 118 में तो शायद ज्वाइंट सिटिंग के संबंध में नियम बनाने का हक है, लेकिन 118 में ही शायद है, 118 ही है संभवतः, जहां तक वहां क्या है कि नियम बनाने का हक दिया गया है
हाउस के संचालन के संबंध में। ठीक है, तो हाउस के संचालन के संबंध में 118 में हो या कहीं और हो, है फिलहाल, या तो विधायिका की शक्तियों में होगा, 98, 97 वहां कहीं होगा, या 118 में होगा, देख लेंगे। लेकिन नियम बनाने की ताकत है और नियमों के मुताबिक ही हाउस संचालित होते हैं। तो नियमों में परिवर्तन कर दिया जाए हाउस के, और यह लिख दिया जाए कि अगर राष्ट्रपति ने आपात की उद्घोषणा, आपात की स्थिति विद्यमान होने के कारण ऑर्डिनेंस जारी किया है, ठीक है, तो आपात की स्थिति क्या थी वो लिखें। तब जब वो विधायी प्रस्ताव लाएं संसद में, उस ऑर्डिनेंस को एक्ट के रूप में बदलने के लिए, ठीक है ना, एक उसमें कारण रहे कि ये स्थिति थी जिस वजह से हमने ऐसा किया। ठीक है, हाउस अगर उचित समझेगा कि वो कारण है तो इस विधायी प्रस्ताव को विधेयक बनने के लिए स्वीकार करेगा, अदरवाइज इस विधायी प्रस्ताव को ही अस्वीकार कर दिया जाए, ये कभी विधेयक बने ही ना। तो ये एक बहुत लोकतांत्रिक देश में एक सरकार के लिए बहुत शर्मनाक स्थिति होगी कि उसने जिसे इमरजेंसी सिचुएशन बताया, पार्लियामेंट ने उसे इमरजेंसी की सिचुएशन नहीं माना और गवर्नमेंट के लिए बदनामी का बायस बनेगा, और इस ढंग से एक कंट्रोल पार्लियामेंट्री इस शक्ति के दुरुपयोग पर आएगा, क्योंकि न्यायिक नियंत्रण हम कर नहीं सकते सिचुएशन के कारण। अब इसमें यह भी कहा जा सकता है कि साहब लोकसभा में तो सरकार बहुमत में होगी ही होगी, क्योंकि उसके बिना तो सरकार ही नहीं हो सकती। ठीक है, तो लोकसभा में बहुमत में होगी, मान लिया, लेकिन राज्यसभा में जरूरी नहीं बहुमत हो, और चलो राज्यसभा में भी होगा, तो हम कुछ नहीं कर रहे से हम कुछ कर रहे हैं, ये तो ज्यादा बेहतर स्थिति है। ठीक है, तो ऐसा किया जाए क्योंकि इस शक्ति का दुरुपयोग संभव है, ऐसा संविधान के विशेषज्ञों ने सलाह दी है, क्योंकि सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन है ये प्रेसिडेंट का। लेकिन अब सवाल यह है कि इस सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन के साथ जो कुछ बनाया गया, क्या इसे अनडेमोक्रेटिक कहें? क्योंकि ये तो विधायिका के द्वारा बनाया गया अधिनियम, ये तो है ही नहीं, ये तो गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया एक ऐसा आदेश है जिसे अध्यादेश का नाम दिया गया है और जो कानून के समान प्रभाव उत्पन्न कर रहा है। तो इसलिए ये कम से कम कानून है, ऐसा तो नहीं कह सकते। और कानून बनाने का हक ये जनता के प्रतिनिधियों को ही होना चाहिए, और वही है भी। तो आखिर इसे हम डेमोक्रेटिक मूल्य के, डेमोक्रेटिक वैल्यूज के अकॉर्डिंग कहें, इसके लिए क्या तर्क उपलब्ध है? तो पहली चीज तो यही है कि इमरजेंसी सिचुएशन में जारी होगा, जब हाउस सेशन में नहीं होंगे तब जारी होगा। हाउसेस को इसे डिसअप्रूव कर देने का हक तुरंत प्राप्त है, जैसे ही हाउस सेशन में आए इसे डिसअप्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसे जारी करेंगे अल्टीमेटली दे आर आल्सो द पब्लिक लीडर। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि वो पब्लिक लीडर्स नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस ये लागू किया गया है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस में जो एग्जीक्यूटिव है वो भी पार्लियामेंट की मेंबर ये होगी। तो इसलिए पार्लियामेंट से पूरी तरह आइसोलेट करके इसको जारी करने की शक्ति किसी को दी गई, ये भी नहीं है। फिर ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, इसके ऑटोमेटिक समाप्त होने की व्यवस्था ये भी की गई है। तो आपात की स्थिति को देखते हुए इस प्रकार की शक्ति राष्ट्रपति को दिया जाना ये अतर्क संगत या अयुक्त युक्त ये नहीं कहा जा सकता, ये बिल्कुल ठीक है। और अब तक इस शक्ति का प्रयोग बहुत गलत किया गया हो ऐसे भी कोई उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो आपका ये ठीक है कि दुनिया के किसी भी देश में, ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, कहीं भी वहां के प्रेसिडेंट को ये शक्तियां प्राप्त नहीं है, लेकिन उसके कारण है। अमेरिका में शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत
बड़ी कठोरता के साथ लागू है। वहां विधायिका की शक्तियां विधायिका ही, न्यायपालिका की शक्तियां न्यायपालिका ही, एग्जीक्यूटिव की शक्तियां एग्जीक्यूटिव ही, और इसके कारण से वहां समस्याएं अक्सर आती हैं। और उन समस्याओं से सबक लेते हुए ही भारत का संविधान निर्मित किया गया, क्योंकि उस समय अमेरिका का संविधान वर्किंग में था। तो वहां जो खामियां हैं, उन खामियों को दूर करते हुए प्रोविजन हमारे यहां रखे गए। तो यहां ऑर्डिनेंस जारी करने की ताकत पूर्व से ही एग्जीक्यूटिव को रही है, उसी ताकत को बरकरार रखा गया है। हां, अब एग्जीक्यूटिव उतनी स्वतंत्र नहीं है जितनी वो स्वतंत्रता के पूर्व थी, और उसे जितनी सुरक्षाओं के साथ लागू किया है वो पूरी तरह उसे डेमोक्रेटिक वैल्यूज के अकॉर्डिंग बना देती है। शेष चर्चा कि जुडिशियल रिव्यू इसका संभव है या नहीं संभव है, इस पर और जो कुछ थोड़ा बहुत बचा होगा इस पर कल हम लोग बात कर लेंगे, देखेंगे।